नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार और अभी मैं सीयू से सीईटी द्वारा पूछे गए फिजिक्स का सॉल्यूशन दूंगा। ये क्वेश्चन 2020 का है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है अ परफेक्ट इलास्टिक बॉल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद वेलोसिटी u hits a wall of mass capital M which is very greater than small m moving with velocity v in the opposite direction. सी फिगर। तो ये हमारा फिगर है। आफ्टर द कोलिजन द बॉल विल रिबाउंड बैक विथ स्पीड ऑफ। तो स्पीड पूछ रहा है कि हिट करने के बाद ये जो बॉल है हमारा बॉल है, ये इस वॉल को हिट करेगा, ठीक है। और हिट करने के बाद वापस से रिबाउंड बैक होगा, तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन है ए बी सी एंड डी और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए इसका ए आंसर कैसे आता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विच इज इक्वल टू ई। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। और फॉर इलास्टिक कोलिजन E इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, यानी कि ये जो स्मॉल मास का बॉल है और ये कैपिटल मास का वॉल है, दोनों आपस में एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। तो जो वेलोसिटी हो जाएगी अप्रोच की वो हो जाएगी u प्लस v, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u प्लस v। सपोज जो आफ्टर रिबाउंड बॉल की जो वेलोसिटी होगी, सपोज वो v नॉट है, तो रिबाउंड होने के बाद तो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, यानी कि दोनों की वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। तो v नॉट माइनस v एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो हमें v नॉट की वैल्यू पता करनी है, तो v नॉट इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अगर हम मैथमेटिक्स सिंपल अलजेब्रा सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा u प्लस 2b। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है कि टू सिंपल पेंडुला ऑफ लेंथ L and 4L are pulled aside to right and at rest so that they make an angle 30 degree with vertical. They are then released simultaneously at t equal to 0. The time after which they will be in phase is. तो हमारे ऑप्शंस हैं ये और इसका सही आंसर है डी। तो पहले इसका हम फिगर समझ लेते हैं। तो फिगर है कि एक पेंडुलम है जिसका लेंथ है L, ठीक है, और इसको 30 डिग्री वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया और ये 30 डिग्री से इसको पुल्ड किया जा रहा है और छोड़ दिया जाएगा। तो छोड़ने के बाद क्या होगा कि ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है। और अगर इस 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करें तो ये हो जाएगा π/6। और जो दूसरा पेंडुलम है उसकी सिर्फ लेंथ ज़्यादा है और कितनी है, 4L के बराबर है, ये 4L। इसको भी सेम एंगल से क्या किया जा रहा है, पुल्ड करके और छोड़ दिया जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, यानी कि π/6, ठीक है। और सपोज t इक्वल टू 0 पे इसको छोड़ दिया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि दोबारा से ये फेज में कब आएंगे। फेज होता है कि जैसे आपकी डायरेक्शन सेम हो जाए और जो एंगल की फॉर्मेशन है वो कांस्टेंट हो, तो उसको हम सेम फेज में बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो कंडीशन होगी वो देखते हैं। ओके, इन केस ऑफ फर्स्ट पेंडुलम, इन केस ऑफ फर्स्ट पेंडुलम, इन केस ऑफ फर्स्ट पेंडुलम, जो सपोज जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2π√L/g, ठीक है। तो अगर हम 2π/T1 करें तो ये हो जाएगा g/L, और ये सपोज दिस इज ω1, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट पेंडुलम g/L। अब सेकंड केस, इन केस
सेकेंड पेंडुलम, सपोज उसका टाइम पीरियड t2 है, तो वो हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर 4l/g। ठीक है, तो ये 2 पाई बाई t1 इक्वल टू ये 1/2, मैंने 4 को बाहर ले लिया है, g/l। तो ओमेगा 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर g/l। ठीक है, नाउ अगर हम इसको SHM के इक्वेशन में चेंज करें, नाउ पुटिंग इन SHM इक्वेशन, तो SHM का इक्वेशन आप लोग जानते होंगे कि y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये होता है इक्वेशन। तो फर्स्ट के लिए जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो y1 अगर हम लिखें तो हो जाएगा a1 साइन ओमेगा 1 t प्लस फाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फाई है, जो फेज फर्स्ट का डिफरेंस है फाई, यही फाई है जो स्टार्टिंग एंगल है फाई, तो वो है π/6, और दोनों केस के लिए सेम ही है। ठीक है, तो ये y1 हो गया, तो y2 कितना हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा हमारा a2 साइन ओमेगा 2t प्लस π/6। अब when y1 and y2 are in same phase again, तो उसके लिए कंडीशन है y2t प्लस फाई, यानी कि जो फाई है वो हमारा π/6 है यहाँ पर, माइनस ओमेगा 2t प्लस π/6 इक्वल टू 2n पाई, और n यहाँ पर मिनिमम टाइम के लिए 1 लेंगे, फॉर मिनिमम टाइम n इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा y2t प्लस π/6 माइनस y2t प्लस π/6 इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ से फाई और फाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा t ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 2 पाई। यहाँ पर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है g/l 1/2। इसको मॉडुलस में ले सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो इसको हम लोग मॉडुलस में ले लेंगे, माइनस g/l इक्वल टू 2 पाई। तो जो t आएगा हमारा, इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट वगैरह सब चीज कर लें तो वो आएगा 4 पाई रूट अंडर l/g। ओके, तो यही हमारा आंसर भी है। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 क्या कह रहा है, A cylinder of radius r, length l and density rho floats upright in a fluid of density rho naught. The cylinder is given a gentle downward push as a result in which there is a vertical displacement of size x. It is then released. The time period resulting undamped oscillation is. तो पहले इसका फिगर समझते हैं। तो सपोज यहाँ तक किसी चीज में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें एक L लेंथ का कोई एक सिलेंडर है जिसका एरिया सपोज A है। ठीक है, इसको x डायरेक्शन से थोड़ा सा नीचे खिसका के और छोड़ दिया गया। तो छोड़ने के बाद क्या होगा, ये ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है,
और यहाँ पे क्लियरली दिया है कि अनडैम्प्ड है, यानी कि अनडैम्प्ड एसएचएम में ये मूव करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऊपर और नीचे मूव करेगा। ठीक है, तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे ये 4, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 है। तो आइए देखते हैं कैसे। हम जानते हैं कि जो फोर्स लगेगा वो बॉयंट फोर्स होगा, पानी द्वारा लकड़ी पर लगाया जाएगा, बॉयंट फोर्स। ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें तो मास जो हमारा कितना, ये अगर लकड़ी x डूबा है पानी के अंदर तो इसकी मास कितनी होगी, तो इसकी मास होगी इसका एरिया अपॉन ये x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, और वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी, और डेंसिटी दिया हुआ लकड़ी का रो, तो ये हो जाएगा हमारा मास। ठीक है, तो वो हो जाएगा माइनस v टाइम रो हो जाएगा मास, और g, ये v टाइम रो मास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो होगा a इंटू एक्स रो टाइम्स g। ठीक है, और फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास ऑफ वाटर टाइम एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एक्स रो जी बाई एम, और एम ये वाटर की मास है जो डिस्प्लेस हुई है। ठीक है, एम इज मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो अगर हम यहाँ से निकाले मास ऑफ वाटर, तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू मास और ए टाइम एल। ओके, तो यहाँ से जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा रो ए एल। ठीक है, तो हम जानते हैं कि A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू दिस मच ऑफ वैल्यू रो जी ए एक्स, और यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो रो नॉट ए एल, तो यहाँ से a टू a कैंसिल, x टू x कैंसिल, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की, वो आ जाएगी रूट अंडर रो जी बाई रो नॉट एल। और इस ओमेगा को अगर हम टाइम पीरियड में कैलकुलेट करें तो ओमेगा हम जानते हैं कि t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जो हमारा t आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई, और ओमेगा को इन्वर्स में है तो उल्टा कर देंगे, रो नॉट एल बाई रो जी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 pitch balls each of mass 1.8 gram are suspended from same point by silk threads each of length 70 centimeter when equal charge Q is given to both the ball. They separate until the two threads become perpendicular. Then the charge Q on each pitch ball is. तो इस प्रश्न को पहले समझते हैं, पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ये हमारे सामने चाह रहे हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। तो पहले इसका फिगर समझते हैं। तो फिगर में कह रहा है कि दो स्ट्रिंग है और दोनों का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और जब दोनों को चार्ज कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर सस्पेंड हो जा रहा है। ठीक है, सस्पेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि कूलम्बिक रिपल्सन लगेगा इन दोनों के बीच। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे, और सेपरेट होके ये क्या हो जा रहा है कि 90 डिग्री फॉर्म कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सपोज अगर इसका लेंथ l है तो इसका भी l है क्योंकि सेम लेंथ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर इस लेंथ को कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो जाएगा,
तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा √2L। ओके, तो इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, टेंशन प्रोड्यूस होगा, और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो FQ लिखा मैंने, और यहाँ पर टेंशन का ये डायरेक्शन होगा, और इसको अगर हम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में चेंज करें तो ये 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा T cos 45 और ये T sin 45, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यस, इस पे Q चार्ज एक्यूमुलेटेड है, यही निकालना है। इसका मास दिया हुआ है, इस बॉब का मास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.8 ग्राम। तो इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो ये ग्राम में दिया है तो इसको पहले हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करने पड़ेगा जो कि है kg, और लेंथ भी दिया है सेंटीमीटर में तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर कूलम में आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो होगा FQ के Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और R स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा? के Q स्क्वायर बाई √2L का स्क्वायर, ठीक है। तो के Q स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर, ठीक है। सपोज दिस इज आर इक्वेशन 1। नाउ अब यहाँ इस फिगर में देखिए कि ये जो FQ लग रहा है वो कितने के इक्वल है? T sin 45, ठीक है। और यहाँ पे जो टेंशन का कंपोनेंट है T cos 45, और इधर ही तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो वो कितने के बराबर है? mg के बराबर, ठीक है। तो T sin 45 इक्वल टू के Q स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर, so equation second, and T cos 45 इक्वल टू mg, इक्वेशन थर्ड। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 3 वी गेट, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो T कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा tan 45 डिग्री इक्वल टू के Q स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर mg, और tan 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, 1 के बराबर होता है tan 45। तो यहाँ पे हो जाएगा के Q स्क्वायर इक्वल टू 2mgL स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम Q स्क्वायर निकालें तो वो हो जाएगा रूट अंडर 2mgL स्क्वायर बाई के, सॉरी Q बराबर इतना हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है। तो इन सब में अगर हम अब वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो मास हमारा ग्राम में दिया हुआ है तो इसको हमें केजी में चेंज करना पड़ेगा, तो इतना केजी 1.8 इंटू 10⁻³ kg। जी का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं अप्रोक्सीमेशन, एंड लेंथ, तो लेंथ 20 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर बाय के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, जो कि हमारा आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल in one dimension F equal to minus alpha x square minus 2 beta x power 4, the corresponding potential energy Vx assuming V
0 इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस हैं ये 4, और जो सही आंसर होगा वो डी होगा। तो इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम u कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा f डॉट डी एक्स डी यू, और डी यू यानी कि टोटल u निकालना है, तो वो हो जाएगा u दैट मीन्स इक्वल टू f डॉट डी एक्स। तो इस फॉर्मूला को हमको यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो f दिया हुआ है वो है माइनस अल्फा एक्स। आई थिंक प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पर ये x नहीं है प्रश्न में। ठीक है, ये लिखने में गलती हो गई है। ठीक है, तो f माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा एक्स है, माइनस 2 बीटा एक्स क्यूब है। यहाँ पर भी 4 ना होके क्यूब है प्रश्न में, ये लिखने की मिस्टेक है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो u इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बीटा एक्स 4 बाई 4। तो इसको अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर दें तो वो हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बीटा एक्स पावर 4 बाई 2, जो कि ये आंसर हमारा गिवन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, a Carnot engine operates with a source at a temperature 500 Kelvin and a sink at 375 Kelvin. The engine consumes 600 kilocalories per cycle. The heat rejected per cycle is okay. तो यहाँ पर heat rejected पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसके ऑप्शंस ये चारों, और सही ऑप्शंस नॉन, यानी कि इनमें से कोई सही आंसर नहीं है। वो देखते हैं कैसे। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पे हमारा इंजन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सोर्स। यहाँ से सोर्स से हम कुछ इस इंजन को हीट सप्लाई करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे Q1 T1, और ये रिजेक्ट करेगा कुछ, उसको बोलते हैं सिंक। ये सप्लाई है और ये रिजेक्शन है। ठीक है, तो ये Q2 और T2 रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो वर्क डन बाय इंजन एंड heat supplied is given by, ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते हैं W बाई क्यू एच इक्वल टू 1 माइनस टी सिंक बाई टी सोर्स। और ये W बाई क्यू एच इसको बोलते हैं ईटा, जो कि इफिशियंसी ऑफ इंजन कहलाती है, इफिशियंसी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं W, तो वो हो जाएगा QH 600 किलो कैलोरी दिया हुआ है, 1 माइनस 375 बाई 500। ओके, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 150 किलो कैलोरी। ठीक है, और यही एक ऑप्शंस में ये एक ऑप्शंस है, बट ये वर्क डन नहीं पूछा है, ये हीट रिजेक्टेड पूछा है। तो हीट रिजेक्टेड हो जाएगा हमारा QC इक्वल टू QH माइनस वर्क डन। जो हमने हीट सप्लाई किया और वर्क डन हुआ, उसका जो सब्सट्रैक्ट है या फिर डिफरेंस है, उसको बोलते हैं हीट रिजेक्ट कितना हुआ। तो वो हो जाएगा 600
minus 150, that means 450 किलो कैलोरी शुड बी द राइट आंसर, बट इसमें कोई सही आंसर नहीं दिया हुआ है। तो अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न को पहले समझते हैं। Two electrons are ejected in opposite directions from radioactive atoms in a sample of radioactive material. Let c denotes the speed of light. Each electron has a speed of 0.67 c as measured by observer in the laboratory. The relative velocity is given by. तो इसके ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, जिसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। एक यहाँ पे सबसे समझने वाली चीज है कि जैसे भी हम रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये v1 स्पीड से जा रहा है, ये v2 स्पीड से जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इन ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम में निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो v1 v2 हो जाता है। तो इस केस में अगर हम दोनों को ऐड करें, ठीक है, जो v रिलेटिव निकालने की बात यहाँ पे हो रही है, तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो 0.67 प्लस 0.67 c, वो हो जाएगा 7 दूनी 14, कैरी 1, 6 दूनी 12, 1 13, तो वो हो जाएगा 1.3 c। ये ऑप्शंस में दिया हुआ है, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक स्टेटमेंट ये भी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर नहीं हो सकती, और ये तो स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर हो गई। एनी ऑब्जेक्ट कैंट possesses speed not more than c। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस हो ही नहीं सकते। ठीक है, रह गई बात इन दोनों में से कौन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 1 प्लस v1 प्लस v2 बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे हम सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। 0.67 c प्लस 0.67 c बाई 1 प्लस 0.67 इंटू 0.67, और यहाँ का c और यहाँ का c मिलके ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और नीचे में एक सी स्क्वायर है, तो ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.92 c। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। ओके, if the sun radiates energy at a rate of 3.6 into 10 to the power 33 arcs per second, the rate at which the sun is losing mass is given by। ठीक है, तो एनर्जी हमारी तरफ आ रही है, तो एनर्जी कैसे फॉर्म करता है, जब तो वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो दो मासेस आपस में जब फ्यूज करती है तो कुछ मास की कमी हो जाती है, और वो मास एनर्जी के रूप में फोटोन के रूप में फॉर्म होता है और हमारे तरफ आता है। ठीक है, तो इतना अर्क पर सेकेंड वो रेडिएट कर रहा है एनर्जी, तो एनर्जी का रेडिएट कर रहा है यानी कि मास लूज कर रहा है सन। ठीक है, तो उसको हमें निकालना है कि पर सेकेंड वो कितना मास लूज कर रहा है। ठीक है, हमारे ऑप्शंस ये चारों हैं, और जो ऑप्शंस ए है वो सही है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे है। पहले इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये सन है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट हमेशा निकल रही है। ठीक है, तो लाइट निकल रही है, तो लाइट फॉर्म कैसे हो रही है, तो लाइट फॉर्म होती है जब हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो मास डिफिशियंसी क्रिएट होता है और उस मास के बराबर एनर्जी
रेडिएट होती है। ठीक है, यहाँ पे हीलियम बनेगा। ठीक है, और इस हीलियम का मास इस M1 और M1 मान लीजिए दोनों का मास सेम है, जो M2 होगा, ठीक है, वो लेस होगा M1 प्लस M2 से। और ये जो मास में कमी आई, इसको इक्वलाइज करने के लिए इतनी एनर्जी यहाँ से निकली होगी। ठीक है, तो जब एनर्जी इक्वल यहाँ पे कर देंगे तो मास इक्वल हो जाएगा। और ये जो मास में डिफिशियंसी आई, वो वही मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और वो हम आइंस्टीन का वो फॉर्मूला देखते हैं, E बराबर mc²। ठीक है, तो ये जो मास है, मास डिफिशियंसी है, इस मास डिफिशियंसी और लाइट के अगर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो उतनी एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। एनर्जी रेडिएट्स per second, suppose this is ER, energy radiated per second, equal to 3.6 into 10 to the power 33 अर्ग पर सेकेंड। तो यहाँ पे अर्ग में दिया है और हम चाहते हैं कि इसको जूल में कन्वर्ट किया जाए, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया जाए। तो 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जूल सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 3.6 इंटू 10 to the power 33 माइनस 7, और ये हो जाएगा जूल सेकंड, और ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 to the power 26 जूल पर सेकंड। ठीक है, नाउ E इक्वल टू mc²। तो यहाँ से अगर हम m बराबर लिखें तो E बाई c²। तो एनर्जी है 3.6 इंटू 10 to the power 26 जूल पर सेकंड बाई 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर। और अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो वो आएगा 4 इंटू 10 to the power 9 kg पर सेकंड। बट जो हमारा आंसर दिया गया है वो ग्राम में दिया गया है। 4 इंटू 10 to the power 12 ग्राम पर सेकंड। ये देखिए ये कितना बड़ा मास है। ठीक है, तो 4 इंटू 10 to the power 9 मतलब मिलियन, 4 मिलियन मास वो पर सेकंड लूज कर रहा है सन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 4 मिलियन यानी कि 40 लाख किलो पर सेकंड सन क्या करता है, एनर्जी मतलब मास अपना लूज करता है, जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है? द लाइफ टाइम ऑफ म्यून्स इन रेस्ट फ्रेम इज 2 इंटू 10 to the power minus 6 सेकेंड। ठीक है, तो a beam of muons emerges from cyclotron with velocity 0.8 c होना चाहिए, 0.8 c, where c is the velocity of light। यहाँ पर c छूट गया है। ठीक है, the mean life of muons observed in laboratory frame is। तो इस प्रश्न का पहले ऑप्शंस देखते हैं। ये चारों ऑप्शंस है और इसका सही ऑप्शन है सी। तो इस प्रश्न को पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। कि जब भी कि कोई चीज रिलेटिविस्टिक स्पीड से, यानी कि लाइट के कंपेरेबल स्पीड से चलेगी तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है, ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हमने उसका रेस्ट फ्रेम में मेजर किया टाइम, ठीक है, तो टी जो रेस्ट है वो है 2 इंटू 10 to the power minus 6 सेकेंड। और जब वो साइक्लोट्रॉन से हमने उसको निकलते हुए देखा तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0.8 c। तो जब इतना स्पीड, इतनी वेलोसिटी से वो ट्रेवल करेगा तो ऑब्वियसली उसका टाइम जो है, वो जिंदा रहने का समय जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो
यहाँ से एक कैलकुलेशन हम लोग निकाल सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब भी होगा इससे टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि वो रियलिस्टिक रिलेटिविस्टिक स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जो टी लेबोरेटरी फ्रेम होगा वो हो जाएगा टी रेस्ट फ्रेम इंटू रूट अंडर 1/v² c²। ठीक है, तो जो टी रेस्ट फ्रेम है वो 2 × 10⁻⁶ है इंटू 1 माइनस 0.8c/c²। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आएगा 2 × 10⁻⁶ इंटू 5/3 सेकेंड। ठीक है, और इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो वो आएगा 3 × 3 × 10⁻⁻⁶ सेकेंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। A block of wood floats in water with 2/3 of its volume submerged। तो कोई भी एक वाटर ले लेते हैं, इसका टू थर्ड इसमें सबमर्ज्ड है वाटर में। ठीक है, इन एन ऑयल द सेम ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स विथ 90 डिग्री। लेकिन जब हम इसको ऑयल में डालते हैं, ठीक है, तो 90% जो है वो ऊपर हो जाता है, 90% ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड। ओके, सॉरी, 90% सबमर्ज्ड हो जाता है। ठीक है, 90% सबमर्ज्ड हो जाता है। द डेंसिटी ऑफ ऑयल इन यूनिट्स ऑफ kg per meter cube is। so our options are these and the correct option is A। तो इस प्रश्न को देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ would be D and B respectively। ठीक है, जो वुड है उसका डेंसिटी D है और वॉल्यूम B है। ओके, ऑल्सो डेंसिटी ऑफ ऑयल B कैपिटल D। ठीक है, तो हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल ही निकालना है, तो हमने उसको कैपिटल D मान लिया। अब आते हैं फर्स्ट केस में, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब वो पानी में डूबा हुआ था, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, weight of wood equal to upward force by water। तो वाटर में सबमर्ज है, यानी कि फोर्स लगा रहा है पानी उस लकड़ी पर, तभी वो डूब नहीं पा रहा है। तो वेट यानी कि मास बाय एक्सेलरेशन, तो V इंटू डी ये हो जाएगा मास ऑफ वुड इंटू जी, और अपवर्ड फोर्स बाय वाटर यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर 2/3B। वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना वो ऑक्युपाई किया है, और यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कि 1000। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। ये है हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर kg पर मीटर क्यूब, और ये है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम डी कैलकुलेट करें, स्मॉल डी जो कि वॉल्यूम ऑफ वुड होगी, वो 2/3 × 10 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब ऑयल के कंडीशन में, नाउ इन ऑयल with equilibrium, ठीक है। तो V × D by G इक्वल टू 0.9, यानी कि 90% वो डूबा हुआ है, यानी कि 90% वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है ऑयल का, इनटू कैपिटल D इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G से G कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा D आएगा, कैपिटल D, वो हो जाएगा D by 0.9, और इस D का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, रख सकते हैं यहाँ पे 2/3 × 1000 by 0.9, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो अप्रॉक्स मिलेगा 740 kg पर मीटर क्यूब, जो कि हमारा ऑप्शंस में। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है, फॉर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग फ्रॉम एल्युमिनियम atomic number Z equal to 13, the distance of closest approach in a head-on collision is। हमारे ऑप्शन से ये 4, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो पहले इस प्रश्न को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए, अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे सपोज दिस इज एल्युमिनियम का न्यूक्लियस है, एल्युमिनियम का न्यूक्लियस है, तो इसमें प्रोटॉन्स भी होंगे, और अल्फा पार्टिकल ऑलरेडी क्या है, प्लस चार्ज वाला पार्टिकल है। ठीक है। तो ये जब इसके अप्रोच में आएगा, क्लोज आएगा, तो दोनों में रिपल्सन होगा एक सर्टेन रेडियस के बाद, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, जिसको हम लोग क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहे हैं। ठीक है। तो इन दोनों के में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होने की वजह से ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही पहुंच पाएंगे। जो भी एनर्जी होगी, उस एनर्जी के रिगार्डिंग एक सर्टेन क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक ही पहुंच पाएंगे, ये आपस में टकरा नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों पे प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से टकरा नहीं पाएंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है kZe² बाई RA, जो कि क्लोजेस्ट अप्रोच इसको हम बोल रहे हैं। तो RA बराबर हम क्या लिख सकते हैं, RA इक्वल टू kZe² बाई काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। तो मेगा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1.23 × 10⁻⁻12 जूल। ठीक है। तो आप देखिए, इस फॉर्मूला जो हमने RA लिखा है वो क्या है कि इसका रेडियस, अल्फा पार्टिकल का रेडियस, और ये एल्युमिनियम का रेडियस। ठीक है। तो ये RA हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, लेकिन हमको निकालना क्या है, ये टोटल सेपरेशन निकालना है, टोटल डिस्टेंस। तो अगर हम इसको RA बोल रहे हैं, तो टोटल सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा इसका। ठीक है। तो अगर हम RA लिखें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है। तो kZe² बाई ke। ओके। तो इस पे अब हम सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, 2 × 8.84 × 10⁻9 × 13 × 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बाई
1.23 इंटू 10⁻⁻12, ओके। और ये मीटर में आएगा अगर हमने सब ऐसा यूनिट में लिया है तो इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो ये ऑलमोस्ट, ठीक है, 4.9, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहे हैं, वो 4.9 इंटू 10⁻⁻15 10⁻⁻15 मीटर आएगा। सो हमारा जो आंसर है वो ये सही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 में क्या है, हाइड्रोजन एटम इन n equal to 3 state has a lifetime of 10⁻⁻10 second. The number of revolution an electron makes in the n equal to 3 state before returning to ground state is, ठीक है। तो इस प्रश्न को पहले हम समझ लेते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ये हमारे चारों है और इसका सही आंसर है सी। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक खास ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसका रेडियस हम लोग आर नोट लेते हैं, इसको बोलते हैं बोर रेडियस, बोर रेडियस, ठीक है। और वो कितने के बराबर होता है, वो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, या 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा n इक्वल टू 1 स्टेट है, ठीक है। अब इसकी एक दूसरी रेडियस हो सकती है, इस रेडियस में भी n इक्वल टू 2 स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, n इक्वल टू 3 स्टेट में भी जा सकता है। तो इस केस में n इक्वल टू 3 है, यानी कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इस स्टेट में रहने की जो टाइम दी हुई है वो ये दी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये क्या कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। तो हमें यही निकालना है कि इतने टाइम तक अगर इस स्टेट में है तो कितने चक्कर लगा लेगा वो, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit is given by Bn, जिस भी ऑर्बिट में अगर वो होगा, ze² by 2n h एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर जो z है वो है 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, चार्ज, तो ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। n इक्वल टू यहाँ पर 3 है और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और h प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अगर हम V3 की कैलकुलेशन करें तो सारी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करें तो z इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। e का स्क्वायर टू n इक्वल टू 3, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो वेलोसिटी आएगा वो 0.7 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। और जो रेडियस होगी थर्ड ऑर्बिट की वो हो जाएगी n² बाई r0, ठीक है। तो यहाँ पर n3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और r0 की वैल्यू है 0.53
इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t, और ओमेगा बाई होता है v/r। तो यहाँ पे v3 है और r3 है फॉर थर्ड ऑर्बिट। तो यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड निकाले तो वो हो जाएगा 2π, सॉरी ये हो जाएगा r/v3। तो 2 इंटू 3.14 और r हमारा है 9 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 और v3 है 0.7 इंटू 10⁻6 और ये सेकंड में आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 42.7 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड। ठीक है, यानी कि एक चक्कर वो इतने समय में लगा लेगा। तो अगर एक चक्कर वो इतने समय में लगाता है, एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, तो एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन पूरा करेगा? तो 1/42.7 इंटू 10⁻⁻15 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। और हमें कितने देर में पता लगाना है? 10⁻⁻8 सेकंड में। तो इसको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना रेवोल्यूशन। तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 24 इंटू 10⁻⁴ रेवोल्यूशन। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ओके, 2.4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। इसमें क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 5% देन इट्स पीरियड शैल इंक्रीज्ड बाय। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ये हमारे चारों ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो जैसे क्या है कि एक पेंडुलम है, ठीक है, इसका लेंथ अगर एल है तो क्या होगा कि 5% से लेंथ बढ़ा देंगे तो थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब लेंथ बढ़ेगी तो इसकी टाइम पीरियड, यानी कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो करने में पहले टाइम लग रहा था अब थोड़ा ज़्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि इसकी लेंथ अब थोड़ी सी बढ़ गई, एल डैश हो गई। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि t इक्वल टू क्या होता है 2π√√L/g। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। तो √L यानी कि L में कोई भी चेंज होगा तो t में भी अगर L इंक्रीज करेगा तो t भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखते हैं कितना इंक्रीज करेगा। तो t डैश सपोज हमारा लेंथ में इंक्रीज होने के बाद जो उसका टाइम पीरियड है वो t डैश हो गया, तो L इंटू 5% ऑफ L, यानी कि L में कितना का चेंज हुआ 5%, दैट इज इक्वल टू 1.05 ऑफ L। ठीक है, तो जो t डैश हो जाएगा वो हो जाएगा 1.025√L, यानी कि जो t डैश है वो कितना इंक्रीज हो गया 0.25t, इतना ज़्यादा हो गया। तो इसको हमको परसेंटेज में बस कैलकुलेट कर लेना है। सो इंक्रीज इन टाइम पीरियड वो हो जाएगा t डैश बाई t इंटू 100। तो t डैश है वो 1.025t है और टाइम पीरियड सपोज हमने t ही माना था, इंटू 100, t से t कैंसिल, और इसको हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा
सॉरी 102.5। तो इसमें जो इंक्रीज परसेंटेज हुआ, इंक्रीज परसेंटेज वो हो जाएगा 1025 माइनस 100 इक्वल टू 2.5%। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ अ हीटर कॉइल rated 1 kilowatt 220 volt is connected in a series with an electric bulb of 100 watt 220 volt and are supplied 200 volt power consumed by bulb in the circuit। तो हमारे ऑप्शंस ये चारों हैं और इसका सही ऑप्शन है ए। तो इसको देखते हैं, इसका पहले फिगर समझते हैं। तो यहाँ पर एक हमने हीटर लगा दिया, ठीक है, हीटर लगा दिया और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया और इसको सीरीज में कनेक्टेड कर दिया और वोल्टेज जो सप्लाई किया वो किया हमने 200 वोल्ट। ये ऑपरेशन कितने पे करेगा, 100 वाट और वोल्टेज 220 वोल्ट पर इसका ऑपरेशन है। इसकी जो ऑपरेशन है वो है 1 किलो वाट और जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। We know that P जो पावर होता है वो क्या होता है, V स्क्वायर बाई R के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर रेसिस्टेंस ऑफ हीटर निकाल लेते हैं कि हीटर कितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो वो हो जाएगा V स्क्वायर बाई P, दैट मीन्स इक्वल टू 220 का स्क्वायर बाई पावर है 1000 किलो वाट, सॉरी 1 किलो वाट यानी कि 1000 वाट। तो ये हो जाएगा 48.4 ओम। ठीक है, अब हम बल्ब का देखते हैं, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई बल्ब। तो वो हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। सो अगेन V स्क्वायर 220 दोनों में सेम है, लेकिन ये पावर कितना कंज्यूम करेगा, 100। तो जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड करेगा वो 184 ओम करेगा। ओके, सो करंट इन सर्किट, ये पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट। जो करंट इन सर्किट होगा वो I अगर हम इसको माने तो V बाई R होगा और जो वोल्टेज है सर्किट में वो 200 वोल्ट है और रेसिस्टेंस दोनों सीरीज में है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, 48.4 प्लस 484 एम्पियर। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा आएगा 0.375 एम्पियर। ठीक है, सो पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब, पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब वो हो जाएगा I स्क्वायर R के बराबर। ठीक है, तो I 0.375 का स्क्वायर और रेसिस्टेंस 484, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट ये आएगा 68.4 वाट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये प्रश्न है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम and having a charge of 50 microcoulomb is projected with a speed of 15 meter per second into a uniform magnetic field of 125 millitesla. Assume that the particle is projected with its velocity perpendicular to the magnetic field. The time after which the particle reaches its original position for the first time is। तो इसका ऑप्शंस ये चारों हैं और सी इसका सही आंसर है। तो पहले हम लोग प्रश्न को समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सपोज हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया है और कितना प्रोवाइड किया है
वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड और मैग्नेटिक फील्ड है 125 मिली टेस्ला है। तो क्या होगा कि वेलोसिटी और ये दोनों जब परपेंडिकुलर हैं तो ये इसको कर्व करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन पे ना जाके क्या करेगा, एक सर्कल प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है हमारा टाइम पीरियड निकालने में। इसका सिंपल सा एक मीनिंग है कि जितना ज़्यादा वेलोसिटी हम इसको प्रोवाइड करेंगे उतना ही बड़ा रेडियस का ये सर्कल बनाएगा, लेकिन टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो ये रेडियस ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, लेकिन टाइम पीरियड हमारा वही रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगा। टाइम पीरियड t इक्वल टू 2πm बाई QB, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। और यहाँ पे हमारा जो Q दिया है वो दिया है 50 माइक्रो कूलम। तो सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रश्न का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सबको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। तो ये 50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। ये मास जो है वो 10 मिलीग्राम दिया हुआ है, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 10⁻⁻6 kg, ठीक है। बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दिया है 125 मिली टेस्ला, तो इसको भी हमें 125 इंटू 10⁻³ टेस्ला हो जाएगा। और भी का तो कोई यूज है नहीं, इसीलिए इसको ऐसा यूनिट में ही डाल के छोड़ दिया है, ठीक है। तो जो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6, 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻6, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 10 सेकेंड आएगा, जो कि हमारा आंसर है। इस वीडियो को बनाते बनाते काफ़ी समय निकल गया और काफ़ी लंबा हो गया, तो हम इस पूरे सोल्यूशन का 2 पार्ट करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। थैंक यू वेरी मच।